हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का आज हम लोगों का जो यूनिट 1 है यानी कि राष्ट्रीय आय, आज उसका लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो इसलिए क्योंकि हम आप लोगों को सिलेबस में बताए थे कि ये जो समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें आप लोगों का टोटल 5 यूनिट है पढ़ने के लिए, और उन 5 यूनिट्स के अंदर में कई सारे चैप्टर्स आप लोग को मिलेंगे। तो उसमें से जो पहला यूनिट था जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय और राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना था, तो उसमें टोटल आप लोगों को 4 चैप्टर थे। यानी पहला यूनिट के अंदर राष्ट्रीय आय जो यूनिट है उसके अंदर आपको 4 चैप्टर था। तो आज उसी का वीडियो नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए जो 3 मेथड है, 3 विधि है, यानी कि उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। इन तीनों विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को कैसे निकाला जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या तरीका होता है, और साथ ही साथ इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके बाद ये पूरा का पूरा जो यूनिट 1 है वो यूनिट 1 हम लोगों का खत्म हो जाएगा। इसके तुरंत बाद हम लोग यूनिट 2 यानी कि मुद्रा और बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। वो भी लगभग उसमें 3 चैप्टर है, तो 3 वीडियो में आप लोगों को उस यूनिट को भी कवर करवा देंगे। इसके बाद जल्दी-जल्दी 10-12 वीडियो आएगा, उसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा समष्टि अर्थशास्त्र को भी खत्म कर देंगे। जैसे चैप्टर खत्म होगा, वैसे आप लोगों का पूरा अर्थशास्त्र का व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू भी हम आप लोगों को बता देंगे, जिससे हम लोगों का पूरा अर्थशास्त्र में 100% सिलेबस खत्म हो जाए। फिर हम लोग मॉडल पेपर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, और पूरा का पूरा ये समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र खत्म हो जाएगा। ठीक? इससे पहले ये जो यूनिट 1 है उसके ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुका है, नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर इससे पहले का वीडियो जहां हम लोग राष्ट्रीय आय के समुच्चय सिद्धांत एवं अवधारणाओं को पढ़े थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां अगर आप राष्ट्रीय आय को अच्छा से समझना चाहते हैं तो इससे पहले आपको उन चीजों को समझना होगा कि जब कभी भी हम लोग राष्ट्रीय आय को निकालते हैं तो राष्ट्रीय आय में कौन कौन सा आय को शामिल किया जाता है, या राष्ट्रीय आय में और कौन कौन सा आय बनता है। जैसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है? जितना भी चीज़ हम टोटल 12 गो जो हम आप लोगों को बताए थे, वो सारा का सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इससे पहले का वीडियो देख लेना, ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रहे हैं, ठीक? चलो, अब हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है और राष्ट्रीय आय को किस तरीके से निकालते हैं। राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने का ये जो 3 मेथड होता है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, तो इन तीनों विधि से राष्ट्रीय आय को किस तरीके से निकालते हैं। फिर हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं फिर से एक बार कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो देखो, राष्ट्रीय आय का मतलब हम आप लोग को सिंपल बताए थे कि कभी भी किसी भी देश के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, यानी कि किसी भी देश में 1 वर्ष के दौरान जो सामान्य नागरिक है, उन नागरिकों द्वारा अर्जित किया गया आय और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी अगर हम बात करें सिंपल भाषा में, अगर हम बोल दें राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो हमारा ये जो भारत है, इस भारत देश में 1 साल के अंदर जितने भी हम लोग हैं, हम सभी लोग जो पैसा कमाए हैं और प्लस विदेशों से जो शुद्ध साधन आय मिला है, वो जब उन सबको जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाती है। राष्ट्रीय आय मतलब 1 साल के अंदर किसी देश में अर्जित कुल आय और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग। ठीक? इससे पहले के वीडियो में डिटेल्ड में आप लोगों को हम पढ़ाए थे। देखो, यही यहाँ पे लिखे हैं, एक निश्चित वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य यानी जो उसका कीमत है के योग तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय 1 वर्ष में किसी देश की कुल अर्जित आय को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय ये बताता है कि 1 वर्ष में किसी देश में कुल कितना पैसा आया, कुल कितना पैसा वो देश कमाया, या कुल कितना उस देश के पास पैसा था या है। ठीक? अब राष्ट्रीय आय को मापने के लिए अगर हम ये जानना चाहें कि भारत का या किसी भी देश का राष्ट्रीय आय क्या है, तो उसको मापने का 3 विधि है। क्योंकि इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग बात करते हैं आय का, तो किसी भी अर्थशास्त्र में 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है। या तो कहीं न कहीं किसी न किसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होगा, या उत्पादन के बाद वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने से आय की प्राप्ति होगी, और आय की प्राप्ति के बाद जो आय मिलेगा उस आय को इन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में व्यय करेंगे। ठीक है? बताए थे ना हम प्रवाह के बारे में। तो एक होता है उत्पादन, उत्पादन करने के बाद आय की प्राप्ति होगी और आय को व्यय करेंगे।
उत्पादन करेंगे, फिर आय की प्राप्ति होगी, फिर व्यय करेंगे। तो ये 3 प्रक्रिया होता है। कितना प्रक्रिया? 3 प्रक्रिया बोल लो या ये 3 प्रवाह बोल लो। इस वजह से ये जो किसी भी देश का राष्ट्रीय आय को हम लोग मापेंगे, तो राष्ट्रीय आय को मापने का भी 3 विधि होगा। एक उत्पादन विधि होगा या जिसको उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि बोलते हैं। दूसरा आय विधि होता है जिसको इनकम मेथड बोलते हैं और तीसरा होता है व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि उत्पादन विधि क्या है और उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। आय विधि क्या होता है, आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का गणना कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और व्यय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का गणना किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है और किन-किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग उत्पादन विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक? देखो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं कि किसी भी देश का राष्ट्रीय आय को अगर हम मापना चाहेंगे तो उसके लिए 3 विधि होता है। एक उत्पाद विधि या जिसको मूल्य वृद्धि विधि बोलते हैं। उत्पाद विधि यानी प्रोडक्ट मेथड, मूल्य वृद्धि विधि मतलब वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा आय विधि यानी कि इनकम मेथड और तीसरा होता है व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड। और ये जो आय का प्रवाह होता है, ये जो प्रवाह होता है, चक्र होता है अर्थशास्त्र का, उसी में ये बाँटा गया है। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि उत्पादन विधि या हम लोगों का आय उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि क्या होता है? ठीक है, देखो ऊपर में क्या लिखे हैं? उत्पादन या मूल्य वृद्धि विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना कैसी होती है? या इसी को क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा, जीडीपी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना को बताइए कि जीडीपी के द्वारा राष्ट्रीय आय का गणना कैसे करेंगे? जीडीपी मतलब भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। उत्पाद है तो उत्पादन विधि है। जीडीपी क्या होता है? हमारे देश में एक वर्ष में जितने भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उसका जो बाजार मूल्य होगा, जो अंतिम वस्तुओं का मूल्य होगा, उसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। तो सिंपल बात है, उत्पादन विधि ये बोलता है कि उत्पादन विधि राष्ट्रीय आय की गणना की पहली विधि है। इसे मूल्य वृद्धि विधि भी कहा जाता है। इस विधि का संबंध एक निश्चित समय में देश के घरेलू सीमा के अंदर एक उत्पादक द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में योगदान से होता है। इस विधि के अंतर्गत एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को शामिल किया जाता है। यानी इस विधि में क्या होता है कि हमारे देश के अंदर एक वर्ष में जितने भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उन सभी अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य होगा, उन सभी वस्तुओं का जो बाजार कीमत होगा, उसी से हम लोग हमारे देश का राष्ट्रीय आय निकालेंगे कि भाई हमारे देश के अंदर एक साल में जितने भी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन हुआ, उसका जो बाजार मूल्य होगा, वही हम लोगों का कहलाता है आपका सकल, उसी को हम लोग बोलेंगे हमारे देश का राष्ट्रीय आय। ठीक? अब देखो इस विधि में अगर हम लोग इस विधि के अंतर्गत यानी उत्पादन विधि के अंतर्गत अगर राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, तो कुछ कदम होता है। पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ये तो समझ गए ना कि उत्पादन जो हुआ है उससे बनाएँगे। अब देखो इस विधि के अंतर्गत कुछ-कुछ महत्वपूर्ण कदम होते हैं। सबसे पहला हमको क्या करना होगा इस विधि के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षेत्र की पहचान करना एवं उनका वर्गीकरण करना। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र जिसको गौण क्षेत्र भी बोलते हैं और तृतीयक क्षेत्र जिसको छेवा क्षेत्र बोलते हैं, उसकी पहचान करना एवं उनका वर्गीकरण करना होता है। इसके अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। यानी सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जहाँ भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, वो कौन-सा क्षेत्र है। अर्थशास्त्र का 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? बेसिकली जो खेती-बाड़ी, कृषि से संबंधित होता है। इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का मतलब जहाँ कारखाना, उद्योग ये सब आता है और तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र जैसे कि बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया आपका, ठीक है? वेयर हाउस हो गया, ये सब होता है, ठीक? हम आगे इन तीनों का मतलब समझाएँगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि भाई अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हो रहा है, वो किस क्षेत्र का उत्पादन है? प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीयक क्षेत्र का या तृतीयक क्षेत्र का? तो पहले उत्पादन का पहचान कर लेंगे। इसके बाद दूसरा कदम में हम लोग क्या करेंगे? शुद्ध उत्पाद मूल्य की गणना करेंगे। शुद्ध उत्पाद मूल्य का मतलब होता है कि हम लोग वहाँ से अगर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह है, तो उसको घटाएँगे। फिर लास्ट में विदेशों से प्राप्त शुद्ध होता है, गलती से सुख लिख दिए। विदेशों से प्राप्त विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
और इससे पहले के वीडियो में हम समझाए थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, ठीक है? इसको दोबारा नहीं समझाएँगे। वो आय की गणना करेंगे। बस ये 3 चीज़ से निकाल लेंगे। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ भाई फ़ॉर्मूला। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ फ़ॉर्मूला कि सकल घरेलू उत्पाद का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ये देखो ये रहा हम लोगों का सकल घरेलू उत्पाद का फ़ॉर्मूला। देखो, सबसे पहला सकल घरेलू उत्पाद से जब हम लोग राष्ट्रीय आय को निकालेंगे, तो राष्ट्रीय आय एक बार में नहीं निकलेगा। है बहुत सिंपल, ये भले ही बड़ा दिख रहा है लेकिन है बड़ा सिंपल। सबसे पहले हम लोग जीडीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जीडीपी यानी जिसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं जीडीपी या जीडीपी एमपी यानी कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी क्या होता है? तो सिंपल बात है ना, पहले भी बताए थे, फिर बता दे रहे। जीडीपी मतलब हमारे देश के अंदर 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य। याद रखना, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा, अंतिम वस्तु होना चाहिए, ठीक? देखो वही बात है, फिर चाहे वो अंतिम वस्तु कहाँ से मिला है, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन हुआ, द्वितीयक क्षेत्र में हुआ है या तृतीयक क्षेत्र, कहीं पे भी उत्पादन हुआ है, उन वस्तुओं का मूल्य को लेंगे और अगर कोई मध्यवर्ती वस्तु था, तो उसके मूल्य को घटा देंगे। अगर मध्यवर्ती वस्तु नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में जो कुल उत्पादन हुआ है, उसी कुल उत्पादन को बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। बस अंतिम वस्तु होना चाहिए। अगर कोई मध्यवर्ती वस्तु है तो उसको घटा देंगे। तो यहाँ से मेरा जीडीपी निकल जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद देखो जीडीपी निकल गया। अब हमको और याद रखना जीडीपी में क्या होता है? जीडीपी में डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास जुड़ा हुआ है। तो अब जब हम लोग दूसरा कदम क्या होगा? हमको निकालना है एनडीपी। क्या निकालना है? एनडीपी। इसका मतलब होता है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये क्या था? सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद से निकालना है शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो क्या करेंगे? ये जो जीडीपी है इससे माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, इससे घटा देंगे मूल्यह्रास को। तो देखो यहाँ जो सकल घरेलू उत्पाद निकाले हैं, ये जो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी ये जो जीडीपी आया, उसमें से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। तो घटा करके मेरा क्या आ जाएगा? एनडीपी आ गया। अब एनडीपी जो आया है यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आया है, ये तो हमारे देश का पैसा है, हमारे देश का उत्पादन है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये जो एनडीपी आया है, ये जो एनडीपी आया है, इसमें हम लोग अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्स था, अप्रत्यक्ष कर था, तो इसको घटा देंगे और आर्थिक सहायता को प्लस कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब ये हमारे देश का नेट पैसा है। अब इसी पैसे में अगर विदेशों से कुछ पैसा मिला है तो उसको जोड़ देंगे। यानी ये जो हम लोग का एनडीपी एफसी आया है, शुद्ध लागत पर साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसमें हम लोग जोड़ देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे। जोड़ते ही हम लोगों का राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम हम लोगों का निकल करके आ जाएगा। देखो कुछ नहीं किए, पहले जीडीपी निकालो, फिर जीडीपी से डेप्रिसिएशन को घटा दो, एनडीपी आ जाएगा। फिर एनडीपी से क्या करना? अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता को जोड़ अप्रत्यक्ष कर को घटा के आर्थिक सहायता को जोड़ देना, तो मेरा एनडीपी एफसी आ जाएगा। अब एनडीपी एफसी में जो विदेशों से पैसा मिला उसको भी जोड़ दो, तो मेरा नेशनल इनकम निकल जाएगा। यही सेम चीज़ हम इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को वहाँ पे बताए थे। सेम यही चीज़ को हम बताए थे। ठीक है? चलो, अब एक चीज़ और याद रखना, जब कभी भी हम लोग ये निकालते हैं आपका उत्पाद विधि से जब हम लोग राष्ट्रीय आय निकालते हैं, तो याद रखना सभी तरीके के वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं करेंगे। यानी राष्ट्रीय आय का गणना करते समय उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई सारे सावधानियों को बरतना पड़ता है। किन-किन चीज़ों को जोड़ना है, किन-किन चीज़ों को नहीं जोड़ना है। आपको एग्ज़ाम में ना डायरेक्ट कई बार पूछ देगा कि राष्ट्रीय आय में शामिल मदों को बताइए या उन मदों को बताइए जिन्हें राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक? तो देखो यही लिखा रहे हैं हम कि उत्पादन विधि अथवा मूल्य वृद्धि विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना के संबंधित सावधानियां। देखो लिखे ऐसी मदों जिन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। यानी जब राष्ट्रीय आय निकालेंगे उत्पाद विधि से तो किन चीजों को इसमें हम लोग शामिल करेंगे। तो देखो किन चीजों को शामिल करेंगे। स्वयं उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुएं, इसको शामिल करेंगे। जिन मकानों में मालिक स्वयं रहता है उनका भी आरोपित किराया शामिल होगा। पुरानी वस्तुओं के बिक्री से प्राप्त दलाली या कमीशन, याद रखना पुरानी वस्तुओं के बिक्री को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन पुरानी वस्तुओं को बेचने से जो दलाली या कमीशन मिला उसको शामिल करेंगे। सभी उत्पादक अथवा उद्योग द्वारा किए गए
स्वलेखा उत्पादन का मूल्य, एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य, इसको शामिल किया जाता है, ठीक? और कौन-सा ऐसा चीज़ है जिसको शामिल नहीं किया जाता है? तो देखो, कौन-सी ऐसी चीज़ है जिन्हें शामिल नहीं किया जाता है? ऐसी मदें जिन्हें शामिल नहीं किया जाता है। याद रखना, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु का मतलब होता है इंटरमीडिएटरी गुड्स, इससे पहले के वीडियो में डिटेल में समझाए थे। तो मध्यवर्ती वस्तु होगा तो उसको शामिल नहीं करेंगे। पुरानी वस्तुओं का क्रय-विक्रय से प्राप्त धन, अगर कोई सेकंड हैंड गुड्स है, उसको शामिल नहीं करेंगे। और स्वयं उपभोग सेवाएँ, याद रखना, स्वयं उपभोग के लिए अगर कोई वस्तु का उत्पादन होगा, स्वयं उपभोग के लिए वस्तु का उत्पादन होगा, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। लेकिन स्वयं उपभोग के लिए अगर सेवा है, तो इसको शामिल नहीं करेंगे। आ गया बात समझ में? ठीक, अब ऊपर हम बताए थे ना, अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो थोड़ा-सा समझ लो, हाँ, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में क्या अंतर होता है? क्योंकि ये क्वेश्चन ना कई बार आप लोगों को पूछा जा चुका है। 1 सेकंड रुकना थोड़ा-सा। हुँ। देखो, इन तीनों क्षेत्रों में क्या अंतर होता है? थोड़ा-सा अंतर देख लेना। देखो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोला जाता है? प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कृषि क्षेत्र या कृषि से संबंधित क्षेत्र। यानी सिंपल बात है, जो भी खेती-बाड़ी होगा, जो भी कृषि होगा और जो भी जीवित चीज़ शामिल होगा, वो सारा चीज़ आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे कि खेती करना है, मुर्गी पालन, पशुपालन, बकरी पालन, मछली पालन, पौधारोपण, खेती-बाड़ी करना, कपास उगाना, गन्ना का खेती करना, ये सारा खेती-बाड़ी वाला काम और जो भी पौधारोपण है, जीवित चीज़ों का जो भी काम होगा, ठीक है? मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, पशुपालन, मछली पालन, पौधारोपण, ठीक है? खेती-बाड़ी करना, बागवानी करना, गेहूँ उगाना, गन्ना उगाना, ज्वार-बाजरा उगाना, ये सारा चीज़ मेरा प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक? इसके बाद ये जो मेरा द्वितीयक क्षेत्र होता है, इसको बोला जाता है उत्पादन या निर्मित क्षेत्र। इसको यहाँ पे कारखाना सब आता है। जैसे देखो, अगर गन्ना उगाए हैं खेत में, तो गन्ना खेत में उगा, तो गन्ना जो खेत में उगा, वो मेरा प्राथमिक क्षेत्र हुआ। अब मान लो कि गन्ना से चीनी बनाना है, तो गन्ना से चीनी बनाने के लिए कारखाना ले गए, तो वो जो कारखाना में जहाँ चीनी बनेगा, वो होगा हम लोगों का द्वितीय क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र का मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को मदद करने के लिए ये काम करता है। जैसे मान लो अगर खेत में गन्ना उगाएँ, प्राथमिक क्षेत्र। अब मान लो कि बहुत सारा गन्ना उगाए हैं, तो उसको फैक्ट्री में लेके जाना है, मतलब द्वितीय क्षेत्र तक पहुँचाना है। तो द्वितीय क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी उपलब्ध कराने का काम किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। और प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के लिए पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो लोन देने का काम कौन करेगा? लोन देने का काम करेगा तृतीय क्षेत्र, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोला जाता है। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र जो वस्तुओं का उत्पादन करेगा, उसको अंतिम रूप देने का कार्य होगा। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में गन्ना का खेती हुआ। अब गन्ना का खेती से अगर चीनी बनाना है, तो चीनी बनाने का काम द्वितीय उद्योग में होगा। इसके बाद तृतीय क्षेत्र में इन दोनों को सेवा प्रदान करने के लिए ये काम करता है। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र में क्या-क्या आएगा? कृषि हो गया, कृषि से संबंधित कोई भी क्रिया जैसे कि वन हो गया, खनन हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया आदि। और यहाँ द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग और फार्म, जितना भी आप इंडस्ट्री, कारखाना-उरखाना देखते हो, सब आता है आपका इसमें द्वितीय क्षेत्र में। ठीक? तृतीय क्षेत्र में इन सब लोगों को मदद करता है, जैसे कि बैंकिंग का मदद करता है, बीमा, इंश्योरेंस करवाता है, यातायात, गाड़ी का सुविधा, संचार देता है, भंडार गृह इत्यादि क्रियाएँ आती है। ठीक? आया मेरा बात समझ में? इसके बाद 2 और देखो, प्राथमिक क्षेत्र जो है ये असंगठित होता है, द्वितीय क्षेत्र संगठित होता है और तृतीय क्षेत्र भी संगठित होता है। इसके बाद इसमें श्रम विभाजन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है और इसमें तृतीय क्षेत्र में जटिल लेकिन भौगोलिक श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है। तो ये 5 अंतर है, इसको आप लोग पढ़ लेना। कई बार ना क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अंतर बताओ। तो लिख देना एज़ इट इज़, मिल जाएगा फुल नंबर। चलो अब एक चीज़ समझ लो, दोहरी गणना क्या है? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दोहरी गणना क्या है? इससे कैसे बचा जा सकता है? देखो दोहरी गणना मतलब क्या होता है? एमसीक्यू में तो ये चीज़ पूछता है, एमसीक्यू के साथ-साथ ये चीज़ थ्योरी में भी पूछता है आपका दोहरी गणना। ठीक है? इसलिए थोड़ा-सा इसको अच्छा से याद रखना, बताते हैं दोहरी गणना क्या होता है। देखो,
जब कभी भी उत्पादन विधि से वस्तुओं का जब कभी भी उत्पादन विधि से हम लोग राष्ट्रीय आय का गणना करेंगे, तो हमको किसी देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मूल्य को गण जोड़ा जाता है। लेकिन क्या होता है ना, कोई भी सामान एक बार में नहीं बनता है। जैसे मान लो कि अगर ये मेरा कपड़ा बना है, तो ये कपड़ा किसी कारखाने में एक ही बार में नहीं बना। ये कपड़ा जो है वो कई प्रक्रियाओं से होके गुजरा है। मतलब पहले इसका ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। जैसे मान लो अगर ये मेरा कपड़ा बना है, तो सपोज़ कर लो अगर ये मान लो ये अगर सूती का है, कपास का है, तो सबसे पहले मान लो कि कपास का खेती हुआ होगा। फिर कपास का खेती को लेके फैक्ट्री लाया होगा। फैक्ट्री में एक जगह इसको धोया गया होगा, साफ किया गया होगा, पूरा कपास को धो के साफ करके सुखाया गया होगा। फिर इसको आगे किसी दूसरे और फैक्ट्री में भेज दिया गया होगा, मतलब दूसरे प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस में जब वो गया होगा, तो इसको आपको धागा के रूप में इसको पिरोया गया होगा, धागा निकाला गया होगा। फिर उसके बाद दूसरे प्रोसेस में जब गया होगा, तो इसी धागा को आपस में बुना गया होगा। बुन-बुन के क्या क्या होगा? कपड़ा बना दिया होगा। फिर आगे का प्रोसेस में हो सकता है कि इस कपड़े में कलर चढ़ा दिया गया होगा, मतलब जो रंग का कपड़ा चाहिए वो रंग चढ़ा दिया। इसके बाद आगे जाकर के नेक्स्ट प्रोसेस में हो सकता है कि यहाँ पे इस कपड़े का मेज़रमेंट हुआ होगा, कटाई हुआ होगा, बुनाई हुआ होगा, काट-छाँट के इसको डिज़ाइन-विज़ाइन बना के हो गया। फिर अगले प्रोसेस में हो सकता है इसका ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग होगा। इसका ब्रांडिंग होगा, इसके ऊपर लेबलिंग चढ़ेगा, इसका पैकेजिंग होगा। इसके बाद फाइनली अब ये सामान बाज़ार में बिकने के लिए उपलब्ध हो गया। बताओ यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था और खत्म ये यहाँ जाके हुआ। तो कपड़ा इतना अधिक प्रक्रियाओं से गुज़रा। अब ये जितना अधिक प्रक्रियाओं से गुज़रेगा, हर प्रक्रिया में कुछ ना कुछ इसके ऊपर खर्चा बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा? बिल्कुल बैठा होगा। जैसे कि अगर कपास का खेती हुआ खेत में और मान लो वो कपास का खेती करने के बाद इसको फैक्ट्री में लाया गया, ये पहला प्रोसेस है मान लो। खेती ये में लाया गया फैक्ट्री में, तो भाई फैक्ट्री में जो मशीन लगा है, जो मज़दूर काम कर रहा है, जो ये कपास को धोएगा, सुखाएगा, उसको साफ करेगा, तो उसका भी तो खर्चा होगा। अब उसका खर्चा होने के बाद फिर ये आगे गया होगा, जहाँ उसको धागा के रूप में पिरोया गया होगा, तो वहाँ का भी खर्चा होगा। उसके बाद यहाँ का भी खर्चा, यहाँ का भी खर्चा, यहाँ का भी और सबसे लास्ट में यहाँ जाके। तो ये जो सामान मेरा है, ये है हम लोगों का अंतिम वस्तु और ये बीच में जो भी काम हुआ है, इसके वजह से क्या होता है, कुछ खर्चा यहाँ पड़ा, कुछ खर्चा यहाँ, कुछ खर्चा यहाँ, कुछ खर्चा यहाँ, कुछ खर्चा, कुछ खर्चा, कुछ खर्चा। तो एक्चुअल में होता क्या है, राष्ट्रीय आय का जब गणना करेंगे, तो अंतिम वस्तु के मूल्य को लेंगे। ये अंतिम रूप में जो वस्तु तय हुआ, इसके मूल्य को हम लोगों को लेना है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ वस्तु का मूल्य को ले लिए और अगर यहाँ ले लिए, तो यहाँ जो वस्तु का दाम है, वो तो यहाँ वाला में जोड़े थे। फिर अगर यहाँ भी वस्तु का मूल्य ले लिए, तो इससे पहले वाला दोनों का मूल्य इसमें शामिल हो गया। तो कोई भी सामान जब जितना ज़्यादा प्रक्रिया से गुज़रता है, तो उसमें और मूल्य जुड़ते जाता है। इसलिए इसको मूल्य वृद्धि बोला जाता है, वैल्यू एडेड बोला जाता है। मूल्य जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा। तो अगर कभी भी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसी आय को एक से अधिक बार जोड़ दिए हैं, सपोज कर लो कि एक आय जो यहाँ था, यहाँ भी जोड़े और उस खर्चे को गलती से यहाँ भी जोड़ दिए, तो अगर कभी भी किसी भी आय को एक से अधिक बार जोड़ देते हैं, तो वही कहलाता है दोहरी गणना। और ये दोहरी गणना का समस्या सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है उत्पादन विधि में, क्योंकि उत्पादन विधि में जो उत्पादन होता है, वो कई प्रक्रियाओं से जाने के बाद पूरा होता है और जितना प्रक्रियाओं से गुज़रता है, उतना उसके मूल्य को जोड़ते जाता है। एक एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा जो बड़ा है, अगर उसी को जोड़ते चलेंगे, तो एक ही खर्चा को हम लोग 2-2 बार जोड़ दिए। तो इसी को बोला जाता है दोहरी गणना और अगर दोहरी गणना से राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करेंगे, तो ये मेरा गलत होगा क्योंकि हमको वस्तु का अंतिम मूल्य लेकर के चलना है, ना कि वस्तु का जो हर प्रक्रिया में लगने वाला लागत को। तो इसे ही बोलते हैं दोहरी गणना। अब अगर ये दोहरी गणना हुआ है, तो ये तो गलत है। जब कभी भी किसी आय राष्ट्रीय आय की गणना में एक आय को एक से अधिक बार शामिल कर दिया जाता है, तो उसे ही दोहरी गणना बोलते हैं। अब ये जो दोहरी गणना मतलब डबल काउंटिंग हुआ है, अब इसको हटाना है। तो इस डबल काउंटिंग को हटाने का 2 तरीका है। सबसे पहला, या तो वस्तु का जो अंतिम मूल्य है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस अंतिम मूल्य को आप राष्ट्रीय आय में जोड़ना या नहीं तो हर प्रक्रिया में जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ है, जो अतिरिक्त मूल्य है, यानी कि जो मूल्य वृद्धि हुआ है, उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ना।
ये 2 ही विधि है, सब प्रक्रिया का जोड़ने का ज़रूरत नहीं है, या तो अंतिम वस्तु का ले लेना या नहीं तो फिर हर प्रक्रिया में जो वृद्धि हुआ है उसको लेना, ठीक है? देखो सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखे पहले दोहरी गणना के बारे में। दोहरी गणना क्या है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं दोहरी गणना के बारे में? लिखे हैं राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जब किसी वस्तु के मूल्य को एक से अधिक बार शामिल कर लिया जाता है तो इसे ही दोहरी गणना कहा जाता है। उत्पादन विधि अथवा मूल्य वृद्धि विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उत्पादन प्रक्रिया में एक वस्तु अंतिम उत्पादन होने के लिए वह कई प्रक्रियाओं से गुजरता है तथा हर प्रक्रिया में उस पर अतिरिक्त मूल्य जुड़ता जाता है। उत्पादन के हर प्रक्रिया में मूल्य जुड़ने के कारण एक ही वस्तु के मूल्य को एक से अधिक बार शामिल कर लिया जाता है। इसे ही दोहरी गणना कहा जाता है। इसके कारण राष्ट्रीय आय का सही आकलन नहीं किया जा सकता। अतः दोहरी गणना दोहरी गणना सही करना अतः दोहरी गणना को सुधारना या सही करना अति आवश्यक होता है। मतलब दोहरी गणना के आधार पे राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर दोहरी गणना हुआ है तो हम लोगों को दोहरी गणना को सुधारना पड़ेगा। दोहरी गणना को सुधारना पड़ेगा। रुको जी, बैकग्राउंड धुंधला काहे दिख रहा है? ओह! कैमरा का फ़ोकस हट गया। क्या बोलना पड़ेगा कैमरामैन फ़ोकस करो? फ़ोकस हट गया। अच्छा छोड़ो जाने दो। एडजस्ट कर लेना थोड़ा-सा, हाँ। अब देखो दोहरी गणना की समस्या को दूर करने का उपाय। भाई दोहरी गणना की समस्या को दूर करने का 2 तरीका है, 2 उपाय है, 2 तरीके से दोहरी गणना को दूर किया जा सकता है। पहला अंतिम उत्पाद विधि और दूसरा मूल्य वृद्धि विधि। अंतिम उत्पाद विधि में ये बोलता है कि सबसे लास्ट में जब वस्तु बना, उसमें जो वस्तु का मूल्य तय हो गया उसको ले लो। उससे सुधार हो जाएगा या अंतिम वस्तु मूल्य का मतलब है वस्तु का अंतिम मूल्य लेना, उसमें से मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को घटा देना। उत्पाद में जो खर्चा हुआ वो और जो मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य है वो घटा देना, अंतिम वस्तु का मूल्य निकल जाएगा। या नहीं तो फिर मूल्य वृद्धि विधि, इससे भी आप निकाल सकते हो। अब देखो दोनों विधि से हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों का देखो ऊपर में लिखे हैं अंतिम उत्पाद विधि। इस विधि के अंतर्गत केवल अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। इस विधि के अनुसार दोहरी गणना की समस्या को दूर करने के लिए उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य निकालने के लिए कुल उत्पाद मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को घटा दिया जाता है। ये फॉर्मूले को याद रख लेना। ठीक है? अंतिम वस्तु का मूल्य निकालेंगे, अंतिम वस्तु मूल्य बराबर उत्पाद मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है? अब दूसरा जो विधि होता है हम लोगों का वो होता है मूल्य वृद्धि विधि। देखो मूल्य वृद्धि विधि में क्या होता है? किसी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में जो अतिरिक्त व्यय करना होता है उसे ही मूल्य वृद्धि कहा जाता है। मूल्य वृद्धि विधि की गणना करने के लिए किसी उत्पाद के अंतिम मूल्य में से लागत को घटाकर गणना की जाती है। देखो इस फॉर्मूले को याद रख लेना। मूल्य विधि में क्या है? मूल्य वृद्धि बराबर उत्पाद का जो मूल्य है उससे माइनस कर देंगे उत्पादन का लागत। अगर मान लो कि कोई सामान बना था आपका 100 रुपया में टोटल और उस सामान को बनने में खर्चा हुआ था 80 रुपया का, तो समझ लेना 2 रुपया उसका मूल्य वृद्धि होता है। ठीक है? उसको हटा देंगे तो फिर हम मेरा क्या हो जाएगा? मतलब अंतिम वस्तु के मूल्य में इसकी गणना हो जाएगी। ठीक? ये हम लोगों का पहला वाला था। देखो उत्पाद विधि में ना फॉर्मूला वही था जो ऊपर में था। उसके बाद उत्पाद विधि का हम लोग क्या-क्या पढ़े और उत्पाद विधि के अंतर्गत वो जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र था वो पढ़े और उत्पाद विधि में किन-किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, किन-किन चीज़ों को नहीं शामिल किया जाता है वो पढ़े और साथ ही साथ दोहरी गणना क्या है और कैसे इसको दूर करते हैं। ठीक? इसके बाद जो बाकी 2 विधि होगा उसमें नॉर्मल चीज़ शामिल है। उत्पादन हो गया, उत्पादन के बाद दूसरा विधि होता है आय विधि। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इसी का पूछने का चांस आपका होता है। लेकिन उत्पाद विधि का भी चांस है। हम साइड हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? आय विधि राष्ट्रीय आय की गणना की एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में देश के अंदर उत्पादन के साधन यानी देश के अंदर उत्पादन में जो भी साधन लगाया गया है, जैसे श्रम लगा, भूमि का प्रयोग किया गया, पूंजी, उद्यम और ये सब परिवार या घरेलू क्षेत्र ही देता है।
को तकनीकी उत्पादन सेवाओं के बदले, अब देखो जो आदमी लोग काम किया है, भूमि, श्रम, तकनीक, पूंजी लगाया है, उसको मतलब सिंपल बात है, हम लोगों भारत के अंदर जो व्यक्ति है, उन लोगों जो पैसा कमाता है, उत्पादन के आधार पे राष्ट्रीय आय, आय के आधार पे, आय मतलब यहाँ के लोग हम लोग जो भी पैसा कमाए हैं, फिर चाहे वो पैसा मजदूरी के रूप में कमाए हैं, लगान यानी कि किराए के रूप में कमाए हैं, ब्याज के रूप में कमाए हैं, लाभ के रूप में कमाए हैं, तो जितना भी पैसा हम सबको मिला है, जितना भी भुगतान किया गया है, उन सब के मूल्य और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के जोड़ा जाता है। अर्थात जब शुद्ध घरेलू आय यानी कि एनडीआई नेट डोमेस्टिक इनकम या साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय यानी एनडीपीएफसी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी एनएफआईए को जोड़ दिया जाता है, तो इससे राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है? अब देखो इसका फॉर्मूला, जो फॉर्मूला पिछले क्लास में भी समझाए थे, सेम वही फॉर्मूला है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय आय क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकलेंगे? तो हमारे देश में जहाँ से भी पैसा मिला है, मज़दूरी से मिला, लगान यानी कि आपका किराए से मिला, ब्याज से मिला, लाभांश से मिला, अवितरित लाभ है, निगमित कर है, सार्वजनिक क्षेत्र के अवशेष हैं, मिश्रित आय है, इन सबको जोड़ेंगे। तो इन सबको जोड़ने से ही तो मेरा निकलता है नेट डोमेस्टिक इनकम या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसमें जोड़ देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को, विदेशों से प्राप्त यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे, राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। अब ऐसे नहीं बोलना है तो इसी को तोड़ के बोल सकते हैं। सबसे पहले निकाल सकते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक इनकम। तो देखो नेट डोमेस्टिक इनकम कैसे निकला है, सेम यही चीज को उठा दो, मजदूर या तो ऊपर वाला फॉर्मूला बोल लो, ये नहीं तो फिर ये बोल लो। देखो पहले निकालेंगे शुद्ध घरेलू आय नेट डोमेस्टिक इनकम, उसमें मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभांश, अवितरित लाभ, निगमित कर, सार्वजनिक क्षेत्र के अवशेष, मिश्रित आय, सब जोड़े। अब सब जोड़ के आया मेरा शुद्ध घरेलू आय। शुद्ध घरेलू आय इसमें माइनस कर देंगे, ओ सॉरी गलती हो गया, माइनस नहीं प्लस होगा। इसमें प्लस कर देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो निकल जाएगा मेरा राष्ट्रीय आय। कई बार क्या होता है ना, ये जैसे मेरा ये लगान, ये मेरा देखो क्या हो गया, लगान हो गया, ब्याज हो गया, लाभांश, इन सबको कई बार परिचालन अधिशेष करके बोला जाता है। तो अगर कई बार क्वेश्चन में मान लो ये सब ना रहे, इसके जगह अगर कभी परिचालन अधिशेष लिखा हुआ मिले, तो डरना नहीं कि ये परिचालन अधिशेष कैसे आ गया, ये इसी को ही बोला जाता है। हाँ, इसमें से कुछ-कुछ का मतलब हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि मजदूरी क्या होता है, लगान क्या होता है, ब्याज क्या होता है, लाभांश क्या होता है, अवितरित लाभ क्या होता है। पहले समझ लो मजदूरी। मजदूरी क्या होता है? मजदूरी मतलब रेमुरेशन, वेजेज एंड सैलरी। मजदूरी का मतलब सिंपल है, जब कोई पर्सन या मजदूर किसी के लिए काम करता है तो उसको उसके काम के बदले जो पैसा दिया जाता है वो कहलाता है मजदूरी। फिर चाहे वो सैलरी के रूप में मिले, वेजेस के रूप में मिले या रेमुरेशन के रूप में मिले। ठीक है? इसके बाद लगान क्या होता है? लगान का मतलब होता है किराया। लगान का मतलब क्या होता है? किराया। यानी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपत्ति को प्रयोग कर रहा है, उस संपत्ति के प्रयोग के बदले जो पैसा दे रहा है वो लगान है, किराया है। हम किसी के घर में रहते हैं, वो घर मेरा नहीं है, किसी दूसरे आदमी के घर में रहते हैं तो हम उसको किराया भरते हैं, वही किराया लगान कहलाता है। ब्याज का मतलब होता है अगर हम किसी को कुछ पैसा उधार दिए थे या हम कहीं से किसी से पैसा उधार में लाए थे या हम अपना पूंजी कहीं पे लगाए थे, तो हम जो पैसा लगाए हैं या हम जो पैसा लिए हैं, उस पे जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा या जो एक्स्ट्रा पैसा देंगे, वही होता है ब्याज। लाभांश का मतलब होता है कि अपने प्रॉफिट में से किसी को हिस्सा दिए, अपने लाभ में से अंश दिए, लाभ में से अंश देना लाभांश कहलाता है। अवितरित लाभ का मतलब है ये ऐसा लाभ होता है जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है। अगर हम एक बिज़नेस को चलाए थे, उस बिज़नेस में हमको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और उसमें से 80,000 रुपए मेरा खर्चा हो गया इधर-उधर, सैलरी बाँटने में, ये बाँटने में, वो बाँटने में। 20,000 रुपया मेरे पास ऐसा पैसा बचा जो हम किसी को नहीं देंगे, ना उसमें से टैक्स भरना है, ना किसी को पैसा देना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा है, तो उसी को बोलते हैं अवितरित लाभ। निगमित कर मतलब कॉर्पोरेट टैक्स, जो बिज़नेस चलाते हैं उसका जो टैक्स भरते हैं वो। सार्वजनिक क्षेत्र के अवशेष का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र में जो पैसा लगाए हैं। मिश्रित आय का मतलब मिला-जुला पैसा, ठीक? उसके बाद विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब क्या हुआ? जो विदेशों से पैसा मिलता है वो, ठीक? अब चलो फॉर्मूला हो गया ना, चलो एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं अब। ठीक है? देखो निम्नलिखित से घरेलू आय यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और देखो 2 चीज़ बोला। एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी घरेलू आय और दूसरा राष्ट्रीय आय की गणना करें। तो जब पहले हम लोग डोमेस्टिक इनकम निकाल लेंगे यानी हमारे देश का पैसा
और जब उसमें हम लोग जोड़ देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो मेरा ये क्या निकल करके आ जाएगा? नेशनल इनकम। तो पहले हम लोग डोमेस्टिक इनकम यानी कि सकल घरेलू आय हम लोग पहले निकालते हैं, ठीक? चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या-क्या चीज़ गिवन है। पहले देखो ये आइटम्स दे रखा है और सबका जो अमाउंट है देखो ये करोड़ों में दे रखा है। सबसे पहले लगान दे रखा है यानी कि रेंट दे रखा है 4,000 करोड़, वेजेस दे रखा है यानी कि मजदूरी दे रखा है 8,000 करोड़, डिविडेंड दे रखा है 2,000 करोड़, इंटरेस्ट दे रखा है आपका 300 करोड़, अवितरित लाभ 200 करोड़, मिक्स्ड इनकम 300 करोड़, सार्वजनिक सुरक्षा में अंशदान 500 करोड़, निगमित कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स 300 करोड़ और लास्ट में नहीं दिख रहा है तो हम बता दे रहे हैं, रुको दिखा दे रहे हैं। लास्ट में ये देखो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है हम लोगों का 1,100 करोड़ यानी 1,100 करोड़। अब हमको एक बात बताओ, सबसे पहले हमको निकालने क्या बोला? सबसे पहले हमको निकालने बोला है आपका सबसे पहले हमको निकालने बोला है आपका डोमेस्टिक इनकम। तो अगर हम ये रेंट उसमें जोड़ देंगे वेजेस को यानी कि लगान में मजदूरी जोड़ देंगे, लाभांश जोड़ देंगे, ब्याज जोड़ देंगे, अवितरित लाभ जोड़ देंगे, मिश्रित आय जोड़ देंगे, सार्वजनिक सुरक्षा जोड़ देंगे और निगमित कर इसको जोड़ देंगे। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ों को अगर जोड़ दें, तो क्या इससे मेरा डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू आय नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे 4,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 300 500 प्लस 300 इन सबको जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय ये हम लोग का घरेलू आय आ जाएगा। अब जब इसमें इसके बाद इसमें जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय 1,100 को जोड़ेंगे तो मेरा नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय आ जाएगा। ठीक, देखो वही सेम यहाँ पे किए हैं। सबसे पहला घरेलू आय निकाले, घरेलू आय का मतलब वही होता है आपका डोमेस्टिक इनकम निकाले सबसे पहले, डोमेस्टिक इनकम निकाले, सब चीज़ को जोड़ दिए, देखो जो-जो चीज़ ऊपर में बोले थे, सब चीज़ को जोड़ दिए तो कितना आया? 15,600 करोड़ आया। इसके बाद राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम निकालना है, तो ये जो 15,600 आया यानी कि घरेलू आय आया, उसमें हम लोग विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिए, यानी 15,600 में 1,100 जोड़ दिए यानी 16,700 रुपया हम लोगों का राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम निकल गया। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन में मिलेगा तो क्वेश्चन को इस तरह से बना देना। ठीक? ईज़ी क्वेश्चन आप लोग को उठाए ताकि आप लोग को समझा सके। तो ये हम लोग का दूसरा विधि था। अब जब हम लोग आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का गणना करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है किन-किन चीज़ों को जोड़ेंगे, किन-किन चीज़ों को नहीं जोड़ेंगे। यानी आय विधि के अंतर्गत आय का मतलब पैसा, तो कहाँ-कहाँ से जो पैसा मिलता है उसको जोड़ेंगे और कौन-कौन सा ऐसा आय है जिसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। जैसे उत्पादन में भी था ना भाई, वैसे ही आय विधि में कौन-कौन सा आय को नहीं जोड़ेंगे। तो भाई इसको ज़रूर करना, अच्छा से करना। सबसे पहले पुरानी वस्तुओं के बिक्री से प्राप्त आय, याद रखना अगर पुरानी वस्तुओं के बिक्री से प्राप्त कोई आय है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। दूसरा हस्तांतरण भुगतान, हम पहले भी आपको ये चीज़ समझाए थे कल के वीडियो में। हस्तांतरण भुगतान मतलब क्या बताए थे? हस्तांतरण भुगतान का मतलब होता है सरकार, जैसे भारत सरकार हम लोगों को जो पेंशन देता है, जो पैसा देता है, जैसे वृद्धा पेंशन देता है, विधवा पेंशन देता है, बेरोजगार भत्ता देता है, हालाँकि देता नहीं है, मान लो बेरोजगार भत्ता देता है, इसके बाद छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देता है या मान लो भोपाल गैस त्रसदी के पीड़ितों को सरकार पेंशन देता है, ठीक है? इसके बाद सरकारी कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है, तो उन लोगों को पेंशन देता है सरकार। तो ये जो सरकार पेंशन देता है उसी को बोला जाता है हस्तांतरण भुगतान और इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। देखो हस्तांतरण भुगतान जैसे वृद्धा आयु पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्तियां, बेरोजगार भत्ता, सरकार द्वारा मिलने वाला एक पक्षीय भुगतान यानी ये पैसा सिर्फ और सिर्फ सरकार देता है आपको, तो इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। अगर क्वेश्चन में आपको कभी अगर एक पक्षीय भुगतान पूछ दे क्या होता है, तो मत बोल देना एक पक्षीय भुगतान का मतलब एक पक्षी का भुगतान, एक चिड़ियों का भुगतान। नहीं, एक पक्षीय भुगतान मतलब है कि सरकार आपको पैसा दे रहा है। ठीक है? बस खत्म। जैसे अभी मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की माँ बेटियों को पैसा मिल रहा है 1-1 हज़ार। ठीक है? अब हेमंत सरकार जीत चुका है, अब सरकार बनेगा। हेमंत सरकार बोला था यानी कि जेएमएम बोला था कि भाई 2500 रुपया महीना देंगे। तो अब देखना है कि सरकार अपना वादा पूरा करता है या नहीं करता है। ठीक? चलो आगे। इसके बाद और अगर शेयर तथा बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त कोई आय है तो उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। गलत तरीके से अर्जित किया हुआ कोई पैसा जैसे चोरी करके कमाया हुआ कोई पैसा है,
चोरी किया है, किडनैपिंग किया है, मर्डर किया है, कहीं पे डाका डाला, किसी से पैसा लूट लिया, तो ये सब राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। आकस्मिक लाभ, अगर किसी तरीके का कोई आकस्मिक लाभ है, जैसे आप कहीं पे मान लो लॉटरी जीत गए, क्या जीत गए? लॉटरी जीत गए कहीं पे कोई कॉम्पिटिशन जीत गए, कोई जुआ जीत गए, तो ये सब राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। अप्रत्यक्ष कर को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, याद रखना। अप्रत्यक्ष कर को यानी इनडायरेक्ट टैक्स को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज है, वो पहले से वस्तु के सेवा में जुड़ जाता है। अगर मृत्यु के बाद किसी को पैसा मिला, मृत्यु कर है, इसके बाद उपहार कर है, संपत्ति कर है आदि, इसको भी इसको राष्ट्रीय आय के बचतों में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है? आरोपित तथा अनुमानित किराया, अगर कोई मकानों पे कोई मकानदार अगर कोई मकानों में खुद रह रहा है, तो उसको अगर वहाँ से कोई पैसा, जैसे मेरा घर है, मेरे घर पे अगर हम किराए पे नहीं दिए, हम मेरे घर पे खुद रह रहे, तो उसी को बोला जाता है आरोपित या अनुमानित किराया। तो उस कंडीशन पे हमको टैक्स भरने का ज़रूरत नहीं है। इसका पैसा राष्ट्रीय आय में नहीं जाएगा, क्योंकि इससे हमको कुछ पैसा मिल नहीं रहा है। स्वयं उपभोग वस्तुओं तथा सेवा, याद रखना, अगर स्वयं के लिए वस्तु का उपभोग करेंगे, तो राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, लेकिन स्वयं के लिए अगर सेवा का उपभोग करेंगे, तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। वस्तु होगा, तो उसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, सेवा होगा, तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद 2 चीज़ और, निगमित कर तथा आयकर, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। यात्रा भत्ता, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। बस ये 11 चीज़ को आप लोग याद रखोगे। अगर मान लो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किन-किन मदों को शामिल किया जाता है, किन-किन मदों को शामिल नहीं किया जाता है, या किन-किन बातों को ध्यान रखा जाता है, प्रिकॉशंस क्या-क्या होता है, तब इसको लिख देना। अब जो हम लोगों का तीसरा और लास्ट विधि होता है व्यय विधि, इसको समझते हैं। देखो, व्यय विधि के अंतर्गत एक पहले क्या किए, उत्पादन के आधार पे राष्ट्रीय आय को निकाल दिए। दूसरा, उत्पादन के बाद आय, जितना पैसा कमाए उसके आधार पे राष्ट्रीय आय को निकाल दिए। अब तीसरा बच गया व्यय। व्यय का मतलब होता है कि किसी भी देश के नागरिक, यानी किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा एक साल में जो भी पैसा वो लोग खर्च करता है, जो भी पैसा खर्च किया, जो भी पैसा क्या किया, खर्च किया, बस उसको हम लोग जोड़ देंगे, तो राष्ट्रीय आय निकल जाएगा कि हाँ भाई, राष्ट्रीय आय इतना था, जहाँ पे एक साल में एक देश में इतना पैसा खर्चा हुआ। यह राष्ट्रीय आय की गणना की तीसरी और अंतिम विधि होती है। इस विधि के अंतर्गत अंतिम व्यय की माप के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस विधि के अंतर्गत एक देश के अंदर एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम वस्तुओं के व्ययों की माप की जाती है। यानी अंतिम वस्तु में जो पैसा हम लोग खर्चा किए हैं, उसको जोड़ा जाता है। यह अंतिम व्यय बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। यानी अगर कोई सामान बाजार में 100 रुपया था, तो उसका व्यय भी 100 रुपया है, ठीक है? अगर कोई सामान बाजार में 200 था, तो उसका व्यय भी 200 है। यही बोल रहा है, अंतिम वस्तुओं का मूल्य यानी सकल घरेलू उत्पाद और व्यय दोनों बराबर होता है, ठीक है? इसके बाद देखो, इसका फ़ॉर्मूला है। फ़ॉर्मूला में इसका बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपको ध्यान में नहीं रखना है। सबसे पहले आपको निकालना है जीडीपीएफसी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी साधन कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कितना पैसा खर्चा किया गया है। चाहे वो निजी क्षेत्र के द्वारा हो, यानी निजी अंतिम उपभोग हो, या कोई सरकारी क्षेत्र के द्वारा किया गया पैसा हो, या सकल घरेलू पूंजी का निर्माण हो, या तो फिर शुद्ध निर्यात, यानी निर्यात, आयात, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने का जो खर्चा है, चाहे हम खर्चा किए, तुम खर्चा किया, किसी भी चीज़ में खर्चा किया, उन सबको जोड़ेंगे, ठीक? इसके बाद साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध का मतलब होता है इसमें से जीडीपी जीडीपी से हम लोग डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा एनडीपी। इसके बाद इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे। देखो, तीनों ही विधि में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को लास्ट में जोड़ेंगे। उत्पाद विधि में हमारे देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मूल्य को लेंगे, उसमें बाजार से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे। आय विधि में हमारे देश में जितना भी हम लोगों ने पैसा कमाया है, शुद्ध साधन आय आय उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे। प्लस व्यय विधि में हमारे देश का कुल व्यय जो है, उसमें हम लोग विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे। ठीक? ऐसा करने से हम लोगों का निकल जाएगा। ठीक है? आया समझ में? 3 विधि होता है। अब इस तीनों विधि को हम एक साथ यहाँ पे एक ड्राइंग के थ्रू दिखाने का कोशिश किए हैं। अगर आप समझ सको, ऊपर हम लोग जो भी चीज़ पढ़े हैं, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे समझाए हैं। देखो, राष्ट्रीय आय को मापने का 2 विधि होता है। एक होता है मूल्य विधि, या जिसको बोलते हैं मूल्य वृद्धि विधि,
उत्पाद विधि, दूसरा होता है आय विधि और तीसरा होता है हम लोगों का व्यय विधि। अब जो इन सब का फ़ॉर्मूला था, उसी फ़ॉर्मूले को यहाँ पे समझाए हैं। ठीक है? देखो, सबसे पहला हम लोगों का मूल्य वृद्धि विधि। तो बताओ मूल्य वृद्धि विधि में सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या पड़ता है? सबसे पहले निकालना पड़ता है हम लोगों को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पादन है उसको भी लेंगे, द्वितीय क्षेत्र का जो उत्पादन है उसको भी लेंगे, तृतीय क्षेत्र का जो उत्पादन है उसको भी लेंगे, सब क्षेत्र का उत्पादन जो है उसको ले लेंगे। तो आ जाएगा मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी कि सकल घरेलू उत्पाद आ गया। अब ये जो मेरा सकल घरेलू उत्पाद आया था यानी कि ये जो मेरा जीडीपी था यहाँ से, जब इस जीडीपी से घटा देंगे डेप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को घटा देंगे, तो ये देखो मेरा यहाँ निकल करके आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनडीपी एमपी आ गया। अब जब ये शुद्ध हो गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आपका इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे और अगर कोई सरकारी सहायता मिला, सब्सिडी मिला, तो सब्सिडी को जोड़ देंगे। इसके बाद हम लोगों का क्या निकल के आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब ये जो हम लोग का नेट डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट आया यानी कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, जब हम लोगों का ये आ गया साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपीएफसी, इसमें हम लोग जोड़ देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को, जो विदेशों से पैसा मिला उसको जोड़ देंगे। तो जोड़ करके हम लोगों का यहाँ राष्ट्रीय आय निकल करके आ जाएगा। आया समझ में? ऊपर जो फॉर्मूला बताए थे वही फॉर्मूला को एक लाइन में यहाँ पे समझा दिए। ठीक है? चलो, इसके बाद दूसरा विधि, ये रहा हम लोगों का दूसरा विधि। दूसरा विधि बोले तो आय विधि, ये रहा हम लोगों का आय विधि। आय विधि भी सिंपल है। आय विधि मतलब सबका पैसा, सबका पैसा चाहे कहीं से भी मिला है, वेजेस से मिला है, सैलरी से मिला, कमीशन मिला, रेमुनेशन मिला, सबको जोड़ देना। तो जोड़ करके मेरा नॉट डोमेस्टिक इनकम आ गया। अब जब नेट डोमेस्टिक इनकम आ गया तो इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे। जोड़ देंगे इन दोनों को तो नेशनल इनकम मेरा निकल करके आ जाएगा। ठीक है? चलो, अब आय में तो डेप्रिसिएशन का खेला नहीं ना होगा। व्यय विधि, व्यय विधि में वही बात है भाई, सब सब लोगों का व्यय, जितना भी व्यय है उसको जोड़ दो। उस व्यय को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। उसमें से अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन को घटा देना। इसके बाद क्या करना, इनडायरेक्ट टैक्स होगा तो उसको भी घटा देना, डेप्रिसिएशन सबको भी घटा देना। तो नेट फैक्टर नेट सब मतलब सब बोल रहा है। इसके बाद जो आएगा उसमें लास्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देना, तो जोड़ करके नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? ऊपर जो 3 मेथड बताएँ उसी को यहाँ पे समराइज़ करके यानी समरी करके दिखा दिए हैं। हो गया? सब चीज़ समझ में आ गया आपको? तो बस इतना ही आपको यहाँ पे समझना था। हाँ, अब आप बोलोगे कि सर नेशनल इनकम में तो बहुत सारा सर न्यूमेरिकल है बुक में। हाँ, है न्यूमेरिकल, लेकिन उसके लिए आप लोग को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। हम न्यूमेरिकल खुद तैयार कर रहे हैं। मॉडल पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स पेपर हो गया, उन सबको देख करके हम न्यूमेरिकल उठा रहे हैं। उन सब में से जो-जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होगा, वो हम एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को इसका न्यूमेरिकल करवा देंगे। ठीक है? तो इतना ज़्यादा, या बुक में आपको अगर कोई न्यूमेरिकल बहुत एडवांस, बहुत बड़ा-बड़ा न्यूमेरिकल दिख रहा है, तो उसके लिए आप लोग को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले-पहले हम आपको इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करा देंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने का चांसेस होता है, और प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो भी हम आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले करवा देंगे। ठीक है? बस, हो गया। अभी बस आप इतना याद रखो, राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने का कितना मेथड्स होता है, उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते समय कौन-कौन सा सावधानी ध्यान रखना है, किन-किन चीज़ों को जोड़ा जाता है, किन-किन चीज़ों को जोड़ा नहीं जाता है, मतलब किसे शामिल किया जाता है, किसे शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही साथ दोहरी गणना क्या है और किस तरीके से दोहरी गणना से, मतलब दोहरी गणना को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। बस इतना याद रखना, इसी में से आपको इतना से ही आप लोगों को एग्ज़ाम में थ्योरी पूछ देगा। ठीक? बस फाइनली हम लोगों का राष्ट्रीय आय टॉपिक खत्म हो गया। इसके तुरंत बाद हम लोग मनी एंड बैंकिंग यानी मुद्रा और बैंकिंग स्टार्ट करेंगे, और मनी एंड बैंकिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। उसको भी हम लोग जितने चैप्टर्स होंगे, 3 चैप्टर्स होगा तो 3 वीडियो लेके आएँगे, 4 चैप्टर होगा तो 4 वीडियो लेकर के आएँगे, जहाँ से हम लोग उसको पढ़ के पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है? चलो, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश सब में सारा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप भी सपोर्ट कर दो। झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, सबके बीच वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि पढ़ना तो सबको सेम ही है, तो सेल्फिश क्यों बनना भाई?
सभी लोगों के बीच वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और 50,000 सब्सक्राइबर हम लोगों का पुरने वाला है। आप लोग थोड़ा-सा सपोर्ट करो, सब मिलके वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दो। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।